स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सामान्य विज्ञान का एक और सेशन देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें सेलेक्टेड 35 क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऑप्शन से ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के अवधारणा पे काम करता है, पुष्टि करता है उसकी। तो ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, ये किस कारण से ऐसा होता है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है? ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो देखिए हीरा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश जो है वो एक बार जब चली जाती है तो वापस उसमें से निकल पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन या सामूहिक आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन डी सामूहिक आंतरिक परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबकत्व द्वारा आकर्षित नहीं होता? इसका मतलब ये हुआ कि इस दिए गए कुछ धातु हैं, इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जिसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता? ऑप्शन से लोहा, कोबाल्ट, निकिल या बिस्मथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मथ। ये बाकी लोहा, कोबाल्ट और निकिल में चुंबकत्व का गुण होता है, बिस्मथ में नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मथ। अगला क्वेश्चन 4 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन से वेबर, टेस्ला, गॉस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर में मापा जाता है, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो वेबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है किसके द्वारा? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्रांसफार्मर, दिष्टकारी, दोलक द्वारा या डायनेमो के द्वारा। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि AC करंट होता है और दिष्ट धारा का मतलब होता है DC करंट। तो AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए हम दिष्टकारी का उपयोग करते हैं, जिसको हम रेक्टिफायर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी दिष्टकारी द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन से डीजल, चार्ल्स, डैमलर या डेवी। तो देखिए गैस इंजन की जो खोज की थी वो की थी डैमलर ने। डैमलर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गैस इंजन की खोज की थी। तो ऑप्शन सी डैमलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? ऑप्शन से वर्नर वन ब्रान ने, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, या सैमुअल कोहेन या एडवर्ड टेलर ने। तो देखिए परमाणु बम की खोज की थी या विकास किया था किसने? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। ठीक है, ओपेनहीमर याद रखिएगा, कई एग्जाम्स में केवल ओपेनहीमर ही दे देता है नाम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन या वर्नर वॉन ब्रान। तो देखिए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड टेलर। अगला क्वेश्चन 9 है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन से सर फ्रैंक विंटल, सेमुर क्रे, फ्रेड मैरिसन या TH मेमन। तो देखिए लेजर का आविष्कार किया था TH मेमन ने। ठीक है, TH मेमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आने वाला जो यूपी पुलिस एग्जाम है आपका या रेलवे के एग्जाम से, इन सब में ये काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेजर के आविष्कारक कौन है? TH मेमन। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो देखिए जो स्किन का वो किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा रेडियो आइसोटोप चर्म रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है ये हमें बताना है। तो ये किया जाता है रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो फास्फोरस। अगला क्वेश्चन 11 है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं ऑप्शन से की संख्या बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है, संख्या घट जाती है, आकार छोटा हो जाता है। तो देखिए जैसे मनुष्य जो है ज़्यादा ऊंचाई पर जब जाता है तो RBC यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं का संख्या बढ़ जाता है उसके शरीर में। जो भी मनुष्य जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर जब जाता है तो RBC की संख्या उसके शरीर में बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए की संख्या बढ़ जाती है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए फोटोग्राफी पहले जो होती थी
उसमें एक नेगेटिव का इस्तेमाल किया जाता था और उसमें जो रंगों का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, वो प्राइमरी जो रंग होते हैं, प्राथमिक जो रंग होते हैं, जैसे कि लाल, हरा और नीला जो है वो प्राइमरी कलर्स हैं, प्राथमिक रंग है, और इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव धातु है, मतलब धातु है लेकिन द्रव है। ऑप्शन है सोडियम, मरकरी, लिथियम या बेरिलियम। तो देखिए मरकरी जो है वो एक द्रव धातु कहा जाता है और इसका कारण ये है कि ये सामान्य ताप और दाब पर, जिस पर सभी धातुएं ठोस होती हैं, उस पर ये द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, मरकरी मतलब कि पारा जो है वो सामान्य ताप और दाब पर द्रव अवस्था में होता है, जबकि इसके अलावा जितनी भी धातुएं हैं वो सामान्य ताप और दाब पर ठोस अवस्था में होती है, तो इसे द्रव धातु भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी मरकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। ऑप्शन से लोहा, जस्ता, सिल्वर या लेड। तो देखिए मरकरी यानी कि पारा, फिर से उसी के बारे में पूछा जा रहा है। ये जस्ता सिल्वर के साथ अभिक्रिया करने लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इनमें इसको नहीं रखा जाता है, लोहा के साथ इसकी अभिक्रिया नहीं होती है, तो पारा को हमेशा लोहे के कंटेनर में रखा जाता है। ऑप्शन ए लोहा इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 15 है, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, मतलब सीसा जो है किस अयस्क से निकाला जाता है। ऑप्शन से गैलेना, हेमेटाइट, सिनेबार या ये सभी। तो देखिए सीसा जो निकाला जाता है वो गैलेना से निकाला जाता है। गैलेना अयस्क होता है, इससे सीसा हमें प्राप्त करते हैं। जैसे हेमेटाइट से हम लोहा प्राप्त करते हैं, उसी तरह गैलेना से हम सीसा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए गैलेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरी का मतलब ये हुआ कि जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर सकें, रख सकें, उसको बैटरी हम बोलते हैं। संचायक बैटरी मतलब कि विद्युत ऊर्जा का संचय करने वाला। इसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से सीसा, तांबा, एल्युमिनियम या जस्ता। तो इसमें प्रयोग किया जाता है लेड, लेड यानी कि सीसा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीसा। अगला क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं। ऑप्शन से लोहा, स्टील, तांबा या टाइटेनियम। तो देखिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप की अगर बात करें तो टाइटेनियम का बहुत ज़्यादा स्कोप है। भविष्य में टाइटेनियम का सबसे ज़्यादा स्कोप माना जाता है, इसलिए इसको भविष्य का धातु भी कहते हैं हम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन 18 है, नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है। ऑप्शन है निकेल, जिरकोनियम, टंगस्टन या कोबाल्ट। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में जिरकोनियम जो है वो नाभिकीय रिएक्टर के लिए अनिवार्य तत्व है। इसके अलावा यूरेनियम भी इसमें प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम ही किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में जिरकोनियम दिया हुआ है, यूरेनियम है नहीं, तो जिरकोनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 19 है, वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन से पैलेडियम, सीसा, टाइटेनियम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायुयान के निर्माण में पैलेडियम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है और एक प्रकार की मिश्र धातु है, ये 2-3 धातुओं को मिला के बनाया जाता है पैलेडियम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैलेडियम। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन से रेडियम, सिलिकॉन, सोडियम या गैलियम। तो देखिए कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में धातु होती है वो होती है गैलियम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गैलियम। अगला क्वेश्चन 21 है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन से प्लेटियम, शुद्ध स्वर्ण, चांदी या पेट्रोलियम। तो देखिए प्लेटियम को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी बेशकीमती तत्व होता है, तो प्लेटियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है। ऑप्शन से लोहा, टंगस्टन, सोना या प्लेटिनम। तो देखिए अगर सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम इन सभी धातुओं में, मतलब दिए हुए जितने भी ऑप्शन है इनमें सबसे ज़्यादा प्लेटिनम कठोर होता है, तो ऑप्शन डी प्लेटिनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। मतलब जो रोशनी वाले बल्ब होते हैं, हालांकि अब तो एलईडी बल्ब होने लगे हैं, पहले फिलामेंट वाले बल्ब हुआ करते थे जो पीले वाले होते थे, उसमें कि जिस धातु का प्रयोग होता था वो सबसे हाई टेम्परेचर पे उनका गलनांक होता था, मतलब गलनांक उनका बहुत ज़्यादा होता था, और उस धातु का नाम है टंगस्टन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन 24 है, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने देखा जो क्वेश्चन वो सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है पूछने का। ऑप्शन से लोहा, टंगस्टन, प्लेटिनम या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, और इसका कारण ये होता है कि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है,
इस वजह से इसका हम प्रयोग करते हैं ताकि ये गले ना, मतलब पिघले ना, मेल्ट ना हो। तो ऑप्शन बी टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है सबसे ज़्यादा? अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड ऑप्शंस में दिए हुए हैं। दूसरे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे पे है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर अफेक्ट करता है कोई गैस ग्लोबल वार्मिंग पे तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 26 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन से अनुदैर्घ्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ। तो देखिए ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन 27 है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? तो देखिए तरंगों की आवृत्ति को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पे 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे, जिनको मनुष्य सुन नहीं सकता। दूसरी कैटेगरी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये होती है श्रव्य तरंगे, जिसको मनुष्य सुन सकता है। और तीसरी कैटेगरी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है, इसको मनुष्य नहीं सुन सकता, इसको बोलते हैं पराश्रव्य। तो अगर अवश्रव्य की बात करें तो 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, ध्वनि तरंगे हैं। ऑप्शन से आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, ऑप्शन बी है तिर्यक, ऑप्शन सी लंबवत, ऑप्शन डी कभी कभी लंबवत या कभी कभी तिर्यक। तो देखिए जो ध्वनि तरंगे होती है वो लंबवत होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंबवत। अगला क्वेश्चन 29 है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो देखिए श्रव्य जो तरंगे होती है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करा कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगे होती है, मतलब जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, वो श्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती है। इससे कम अवश्रव्य होती है, और 20,000 से ज़्यादा जो होती है आवृत्ति वो पराश्रव्य होती है। तो श्रव्य तरंगों की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 30 है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो देखिए केल्विन मान में अगर बात करें तो सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन। ये याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 डिग्री केल्विन होता है। और मानव शरीर की अगर डिग्री सेल्सियस में बात की जाए तो लगभग 37 डिग्री के आसपास, 36 से 37 के बीच में रहता है। तो राउंड फिगर में 37 मान लीजिए, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर केल्विन में हमें इसको बदलना है डिग्री सेल्सियस को, तो इसमें 273 बस जोड़ देना रहता है। जितने भी डिग्री सेल्सियस में मान हो उसको अगर 273 डिग्री में हम जोड़ देते हैं तो वो मान केल्विन में हो जाता है। ठीक है, तो अगर 37 डिग्री को 273 में जोड़ दिया जाए तो 310 के करीब हो जाएगा डिग्री केल्विन। तो अगर केल्विन मान पूछा जाए हमारे शरीर का तापमान तो 310 के आसपास होता है। तो ऑप्शन सी 310 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन से डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव या रमन प्रभाव। तो देखिए ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव जो होता है उसकी गणना हम डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत करते हैं। तो इसको बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? मतलब जो रिफ्लेक्ट होती है ध्वनि वो किसके कारण होता है? तो ये होता है परावर्तन के कारण। ध्वनि जो है अगर किसी ऐसे सतह से टकरा जाती है जो कि बिल्कुल स्मूथ हो तो वो ज्यों कहते हो परावर्तित होकर वापस उसी दिशा में जाने लगती है जिस दिशा से वो आई रहती है, और ये होता है परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन। अगला क्वेश्चन 33 है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ऑप्शन से निर्वात में, जल में, इस्पात में या वायु में। तो देखिए ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा होगी। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा सघन कौन सा दिख रहा है? निर्वात तो कुछ नहीं है, जल, इस्पात या वायु। तो इसमें सबसे ज़्यादा सघन हमें इस्पात दिख रहा है, और इसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें ध्वनि की चाल लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा ही होती है। बाकी वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होती है लगभग। जल में भी इसी के थोड़ा सा ज़्यादा होती है, मतलब वायु से ज़्यादा थोड़ा जल में होती है। यहाँ पे अधिकतम की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा इस्पात में होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 34 है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 मीटर का, लेकिन ऑन एवरेज इसको 332 मीटर पर सेकंड माना गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 है, किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। ऑप्शन है अमीनो अम्ल में, न्यूक्लिक अम्ल में, एंजाइम में, वासी अम्ल में। तो देखिए हमारे शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो होता है अमीनो अम्ल में, ठीक है। उसके बाद हमारे शरीर में संचरण होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्ल में। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये 35 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए थे जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।